Assalamu alaikum viewers, welcome to the Word of Knowledge. In this lecture, we discuss about diachronic and synchronic approaches in linguistics. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाइक्रोनिक क्या है और सिंक्रोनिक क्या है और इनका लैंग्वेज में क्या रोल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये वाले नोट्स बहुत अथेंटिक हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये ख़ुद बनाए गए हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, आप लोग इसमें से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आप करें। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंक्रोनिक अप्रोच क्या होती है। क्रॉन्स का मतलब होता है टाइम। ठीक है, और जब हम कहेंगे सिंक्रोनिक, सिंक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, और क्रॉनिक का मतलब होता है टाइम। जब सिंक्रोनिक अप्रोच आएगा लिंग्विस्टिक में, तो इसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम में एक लैंग्वेज की स्टेट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम। ये देखें, ये डेफिनेशन है सिंक्रोनिक अप्रोच की। क्रॉन स्टैंड फॉर टाइम। सिंक्रोनिक अप्रोच सीज लैंग्वेज एज अ लिविंग हॉल that is existing as a state at one particular time। कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम कैसे लैंग्वेज की स्टेट को देख सकते हैं, उसको हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, this state of language is accumulation of all linguistic activities of language community engage in a specific time period। वो कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट होगी, जिस पर्टिकुलर टाइम में हम लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, वो लैंग्वेज एक्टिविटीज़, लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़, सारी लिंग्विस्टिक की एक्टिविटीज़ उसमें एक्यूमुलेट होंगी। उसको हम हर तरह से जज करेंगे, लेकिन हम पास्ट में नहीं उसको देखेंगे। वी डोंट डिस्कस अबाउट द पास्ट इवेंट्स, व्हाट हैपन्स अबाउट अराउंड दैट इरा। पास्ट इरास में क्या हुआ था, क्या क्या चेंजेस आई थी। नो, वी डोंट डिस्कस अबाउट इट, वी डोंट एनालाइज अबाउट इट। We just take the language of a particular time and then analyze it and then study it। okay, सिंक्रोनिक अप्रोच में ये होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें टाइम फैक्टर का क्या रोल है। ठीक है, टाइम फैक्टर, इसमें वो बताते हैं कि टाइम फैक्टर जो है वो इररेलेवेंट होता है। ये वाला पॉइंट, टाइम फैक्टर इसमें इररेलेवेंट होता है। इररेलेवेंट का मतलब कि हमें चाहिए नहीं होता, इसमें हमें टाइम, प्रीवियस टाइम को जज ही नहीं करना पड़ता, ना उसका हमें इन्फ्लुएंस देखना पड़ता है। सिंक्रोनिक अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसमें अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हमने मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश और मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश को जज करना है ऑफ द 21st सेंचुरी की, दोनों इन लैंग्वेजेस को जज करना है। बट वी डोंट डिस्कस अबाउट द प्रीवियस इरास ऑफ इंग्लिश, ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड द अमेरिकन इंग्लिश, लाइक शेक्सपियर इंग्लिश and the Chaucer English. No, we don't discuss about it. We just take the English, British and American of 21st century and then study it and then analyze it, but we don't analyze the influences of the past era। okay, अब हम पढ़ते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड। टाइम फैक्टर इज़ इररेलेवेंट, इसमें टाइम फैक्टर जो होता है वो इररेलेवेंट होता है। इन सिंक्रोनिक स्टडी, द स्टडी लिंग्विस्ट कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज एज इट एग्जिस्ट, द टाइम फैक्टर बिकम्स इररेलेवेंट। हम जो लैंग्वेज के सैम्पल लेंगे उसमें हम टाइम फैक्टर को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो टाइम फैक्टर इररेलेवेंट होगा। ठीक है, linguists describe the samples regardless of any historical consideration which may influence the language at any part and at any previous time। पिछले सालों में
लैंग्वेज पे, उसी लैंग्वेज को जिसको हमने लिया होगा उस पे असर किया होगा किसी और लैंग्वेज ने, कोई और हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसको जो भी सैंपल लेंगे उसमें हम हिस्ट्री को देखेंगे ही नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम की, एक पर्टिकुलर स्टेट की हिस्ट्री लैंग्वेज लेंगे और उसको जज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, बट वी डोंट डिस्कस अबाउट द प्रीवियस इराज, about the influences of the previous eras on language। ठीक है। Once linguists have isolated a focal point for synchronic description, the time factor becomes irrelevant. Whatever changes are taking place in the material, all changes are considered irrelevant to the main focus of the study, which is the system of language as it exists। अब वो कहते हैं कि जब एक लिंग्विस्ट है वो एक सिंक्रोनिक एनालिसिस के लिए, सिंक्रोनिक डिस्क्रिप्शन के लिए एक फोकल पॉइंट, एक एक्सिस को ले लेता है लैंग्वेज की, उसको अलहदा कर लेता है कि भाई मैंने 21st सेंचुरी की ये वाली लैंग्वेज को लेना है, उसको स्टडी करना है, या मैंने 19th सेंचुरी की किसी भी लैंग्वेज को लेना है, उसको स्टडी करना है। तो उसमें वो टाइम फैक्टर को नहीं देखेगा कि पीछे क्या हुआ, पिछली सेंचुरीज़ में, पिछले इराज में कौन सी लैंग्वेज ने उसे अफेक्ट किया, क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या एवोल्यूशन आई। नो, वो उसे डिस्कस नहीं करेगा, ना उसे स्टडी करेगा, वो जस्ट लैंग्वेज को लेगा और उसी की ही स्टेट जिसमें उसने लिया है उसी को ही स्टडी करेगा, उसी मटेरियल पर ही उसे एनालाइज करेगा, लेकिन चेंजेस को वो कंसीडर नहीं करेगा। इसमें चेंजेस इररेलेवेंट होती हैं। ठीक है। ऑल चेंजेस आर कंसीडर्ड इररेलेवेंट टू द मेन फोकस ऑफ द स्टडी। जो स्टडी का एक फोकस है, मेन कंसर्न है, उसमें वो चेंजेस इररेलेवेंट होती हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब हमने सबसे पहले पढ़ा है सिंक्रोनिक अप्रोच इन लिंग्विस्टिक इन लैंग्वेज, एंड देन वी स्टडी अबाउट डाइक्रॉनिक अप्रोच। ठीक है। डाइक्रॉनिक अप्रोच अब क्या होती है? डाइक्रॉनिक अप्रोच इससे ऑपोजिट है सिंक्रोनिक में। डाइक्रॉनिक अप्रोच में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एनालाइज करते हैं, एक लैंग्वेज लेते हैं, उसका स्टार्ट से उसकी ओरिजिन, उसकी चेंजेस, उसकी एवोल्यूशन, उस पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस ने इन्फ्लुएंस किया, उसमें क्या क्या चेंजेस आई, उस सक्सेसिव पीरियड, उस बिल्कुल उसको स्टार्ट से लेते हैं और उसको चेंजेस को जज करते हैं एंड तक। अगर कोई भी लैंग्वेज को ले, अगर हम कहेंगे हमने डाइक्रॉनिक इसकी स्टडी करनी है, देन मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है। अब हम इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं। डाइक्रॉनिक अप्रोच traces the historical development of the language and records the changes that have taken place in it between the successive points in time। के जो मुसलसल सक्सेसिव पॉइंट्स का मतलब होता है मुसलसल, कॉन्टीन्यूसली। ठीक है। जो कॉन्टीन्यूसली इस टाइम में जो सारी की सारी चेंजेस आई हैं, उसको हम देखते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं लैंग्वेज की। ठीक है। दिस अप्रोच इन्वेस्टिगेट्स लैंग्वेज चेंजेस एज दे हैव अकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट आल्सो इन्वेस्टिगेट्स द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए, मैंने आपको बताया है पहले भी कि ये जो लैंग्वेज की चेंज कैसे आया है, ये वाली जो अप्रोच होती है इसमें लिंग्विस्ट देखते हैं ये लैंग्वेज में चेंज आया कैसे आया। पहले ये वर्ड ऐसे था, अब इसमें चेंजिंग आके इसको ऐसे प्रोनाउंस होना शुरू हो गया है, ये वाला चेंज वर्ड इसमें चेंज हो गया, देन हाउ इट इज़ चेंज, इसमें ये स्टडी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। प्रीवियस इराज में इसे ये बोलते थे, अब ये बोलते हैं, इसमें कैसे चेंज आया, कौन सी ज़ुबान ने इस पर इन्फ्लुएंस किया, और इस अप्रोच में हम लैंग्वेज की एवोल्यूशन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिंक्रोनिक अप्रोच इज सुपीरियर, ये वाला। सिंक्रोनिक अप्रोच इज सुपीरियर का मतलब कि सिंक्रोनिक जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू सॉशरी। ठीक है। डी फर्डिनेंड सॉशरू, ये एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है, तो हम इसे पढ़ते हैं। Saussure gives priority to synchronic approach
शॉशरी जो था उसने प्रियोरिटी दी थी किस पे, सिंक्रोनिक अप्रोच पे, कि ये ज़्यादा बेटर है। ही एक्सप्लेन दिस प्रियोरिटी बाय एनालॉगी विद गेम ऑफ द चेस। उसने गेम ऑफ द चेस के साथ की एनालॉगी ली थी, उसको ना सिंक्रोनिक अप्रोच के साथ इसको कंपेयर किया था कि जिस तरह चेस गेम में हम रूल्स हमें पता होते हैं, लेकिन हम सिर्फ हर इंडिविजुअल पर्सन अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, इस उसके साथ इसने सिंक्रोनिक अप्रोच को कंपेयर किया था। अब हम आगे बढ़ते भी हैं, ठीक है। एनालॉगी ऑफ द गेम ऑफ अ चेस, ठीक है। अब वो कहता है कि चेस बोर्ड कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद ईच मूव। ये जो पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं, ये है ना, ये ना चेस बोर्ड पे कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं, ठीक है। ये वाले ये कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते हैं जब भी हम गेम खेलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द गेम एट एनी मोमेंट अ थर्ड पर्सन कैन अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द गेम बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ पीसीज। इन पीसीज की पोजीशन को देख के कोई भी थर्ड पर्सन आए वो देख सकता है कि गेम की क्या स्टेट है, गेम कहाँ तक पहुँची है, आया कि गेम हारने वाली है, आया कि गेम जीतने वाली है, वो उसको अंदाज़ा लगा सकता है सिर्फ क्या देख के, इसकी एक पर्टिकुलर स्टेट देख के इन पीसीस के, ठीक है। And regardless what kind of the move and how many moves have been made before arriving at this stage, the game can be described without the reference to the earlier moves. अब वो कहता है कि ये जो गेम है, अब वो थर्ड पर्सन आया, उसने पहले नहीं देखा कि क्या क्या मूव्स आई, कहाँ कहाँ ये पीसीज चेस बोर्ड पे गए, क्या क्या पहले चेंजेस आए, कहाँ कहाँ ये पीसीज गई, वो उसने ये पहले नहीं देखा, वो तो अभी अभी आया है, लेकिन उसे पता चल जाता है। वो अर्लियर मूव्स को रेफरेंस दिए बगैर ही गेम को डिस्क्राइब कर सकता है। इसी तरह ही सिंक्रोनिक अप्रोच है कि लिंग्विस्ट आता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम की लैंग्वेज को लेता है और उसे पता चल जाता है कि इसमें अच्छा प्रीवियस क्या चेंजेस आई हैं, लेकिन वो इसे डिस्कस नहीं करता, वो इसे एनालाइज नहीं करता, लेकिन उसे समझ आ जाती है कि अच्छा ये स्टेट है अब लैंग्वेज की, तो अब हमने इसको कैसे स्टडी करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा गेम रूल्स आर डिटरमाइंड बिफोर गेम। ये जिस तरह हर गेम का रूल होता है, ठीक है, हर गेम का रूल होता है और उसका रूल पहले ही पता होता है। जो भी गेम खेले वो कहता है अच्छा मुझे पहले रूल बताओ, अगर किसी को रूल नहीं आता होता तो वो पहले गेम का रूल पूछते हैं, देन ही प्लेड, देन ही प्लेड और देन ही शी और ही प्लेड, ठीक है। गेम के रूल्स हर इंडिविजुअल परफॉर्मर को पता होते हैं, ठीक है। जिस तरह अब हम लाइन पढ़ते हैं, गेम रूल्स विच आर डिटरमाइंड बिफोर द गेम। गेम के रूल्स होते हैं वो गेम से पहले ही सबको डिटरमाइंड होते हैं, वो पहले ही फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ऑल रूल्स कंटिन्यू टू ऑपरेट विद ईच मूव। हर मूव के साथ ये जो रूल्स हैं वो कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं, फंक्शन करते रहते हैं। जैसा ये चेस गेम है इसका भी रूल है, ये भी हर मूव के साथ हर पीस ऑफ ये जो पीस हैं इनके मूव के साथ रूल्स अप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि लैंग्वेज भी इसी तरह एक गेम है जिसके रूल होते हैं। लैंग्वेज हैज़ रूल्स, सिमिलरली रूल्स एग्जिस्ट इन द लैंग्वेज टू। इसी तरह ही जो लैंग्वेज है उसमें भी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स के बगैर लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ पीसीज। इन जो पीसीज की मैंने बताया आपको, ये जो मूव करते हैं चेस बोर्ड पे, इनकी क्या वैल्यू है। वो कहता है वैल्यू ऑफ द पीसीज डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड के पे जो पोजीशन होगी इनकी, इन पीसीज की, वही इनकी वैल्यू है। ये जो वैल्यू है पीसेस की वो किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे ऑन द चेस बोर्ड की, ठीक है। अब अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ द लिंग्विस्टिक टर्म। लिंग्विस्टिक टर्म की अब वो साथ साथ कंपेयर कर रहा है चेस बोर्ड के साथ। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसने सिंक्रोनिक अप्रोच को किसके साथ कंपेयर की है, एनालॉगी ऑफ चेस गेम के साथ, ठीक है। तो वो इसलिए एक पॉइंट बताता है पहले गेम का, फिर
बताता है लैंग्वेज का, फिर गेम का, फिर लैंग्वेज का। अब वो क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म, कि जिस तरह लिंग्विस्ट की टर्म होती हैं, लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज की टर्म है, उनकी भी वैल्यू हमें कैसे पता चलती है, उनकी फ्रॉम इट्स ऑपोजिशन टू ऑल अदर टर्म्स, कि वो दूसरी टर्म्स के साथ, दूसरे लिंग्विस्टिक टर्म्स के साथ कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट होंगे ही तो उनका एनालिसिस होगा ना, एनालिसिस होगा, उनकी वैल्यू का पता चलेगा। अगर सारी टर्म्स सेम होंगी then how we can analyze about it, then how we can make differentiate about it। अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हम उनको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। अगर सारी गेम होंगी तो वो कहते हैं इनकी टर्म्स की, लैंग्वेज की टर्म्स की वैल्यू का हमें पता ही तब चलता है जब हमें जब ये सारी की सारी एक दूसरे से ऑपोजिट हो, डिफ्रेंशिएट करती हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन गेम, कि गेम में चेंजेस कैसे होती हैं। चेंजेस टेक प्लेस टू पास फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, only one piece needs to be moved at a time, succession of the moves can change the outcome of the game। अब वो कहता है कि ये जो पीस हैं गेम के, चेस गेम के, वो चेंजेस करते हैं अपने प्लेस को, अपने चेस बोर्ड पे जगह को। चेंजेस टेक प्लेस टू पास फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, एक स्टेज पे पहले इधर होगा अगर, तो फिर वहाँ उस तरफ चला जाएगा पीस, अगर इधर होगा उधर चला जाएगा। तो इस तरह चेंजेस होती हैं। ठीक है, ओनली वन पीस नीड्स टू बी मूव्ड एट अ टाइम, सिर्फ चेस बोर्ड पे सिर्फ एक पीस को ही ज़रूरत होती है कि वो मूव करता रहे। सक्सेशंस ऑफ द मूव्स कैन चेंज द आउटकम ऑफ द टाइम, आउटकम ऑफ द गेम। गेम की आउटकम को, गेम के रिज़ल्ट को कौन चेंज करता है, एक पीस, एक चेस गेम के पीस की सक्सेशन मोमेंट को। अब वो कहते हैं चेंजेस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या चेंजेस होती हैं। इन लैंग्वेज चेंजेस इफेक्ट ओनली आइसोलेटेड एलिमेंट्स, नॉट द होल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज में चेंजेस आती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ होल लैंग्वेज को चेंज नहीं करती, वो सिर्फ आइसोलेटेड एलिमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दीज चेंजेस अल्टीमेटली डू रिजल्ट इन चेंजिंग द लैंग्वेज, ये जो चेंजेस आती हैं वो अल्टीमेटली रिजल्ट इन चेंजिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को चेंज कर देती हैं, लेकिन पहले आइसोलेटेड एलिमेंट में लैंग्वेज को चेंज करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप ऑफ सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक अप्रोचेस, कि इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में। ये देखें, इसने ये बनाया हुआ है, इससे मैं आपको समझाऊंगी। ये जो सी और डी है ना, ये वाली लाइन, ये है सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक का मतलब स्टैटिक, बिल्कुल ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, और जो है ना ए और बी है डाइक्रोनिक। ए और बी क्या है, डाइक्रोनिक, ये मूव करती रहती है। ये वर्टिकल है तो ये मूव करती रहती है थ्रू टाइम, फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। उसने ये एक इमेजिनरी लाइन बताई हुई है हमें समझाने के लिए कि जो सी और डी है वो स्टैटिक है, वो शो किसे करती है, सिंक्रोनिक को, और जो ए बी है वो किसे शो करती है, डाइक्रोनिक को। अब हम नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि सी डी इज सिंक्रोनिक एक्सिस, सी डी जो है वो सिंक्रोनिक एक्सिस है। ऑल द फैक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज को एग्जिस्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम, इस एक्सिस पे सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं लैंग्वेज के वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि को एग्जिस्ट मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, ए बी इज़ अ डाइक्रोनिक एक्सिस ऑफ द सक्सेशंस, ए बी इज़ एन इमेजिनरी लाइन मूविंग थ्रू आर टाइम। ए बी जो है वो एक मूविंग लाइन है जो क्या करती है, मूव करती है थ्रू टाइम, टाइम के ज़रिए। और अब वो क्या कहता है, हिस्टोरिकल पाथ थ्रू विच लैंग्वेज हैज़ ट्रेवल्ड एंड विल कंटिन्यू ट्रैवलिंग। अब वो कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल पाथ है थ्रू विच, जिससे लैंग्वेज हैज़ ट्रेवल्ड एंड विल कंटिन्यू ट्रैवलिंग, इज़ कॉल्ड डाइक्रोनिक एक्सिस। इसे डाइक्रोनिक एक्सिस कहते हैं, जिसमें हिस्टोरिकल पाथ के ज़रिए ना लैंग्वेज चेंज होती रहे, ट्रैवल होती रहे। ठीक है, ये नीचे वाला भी
इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और सी डी कैन इंटरसेक्ट ए बी एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट, बिकॉज एट एनी गिवन टाइम देर विल बी अ नंबर ऑफ द facts about the language coexisting. X is the point on B, on AB, where the particular time in the time can be isolated and the language can be described at that time as it exists. अब वो कहता है कि जो सी डी है ये स्टैटिक है, ये इंटरसेक्ट करता है किसको, ए बी को, क्योंकि इसके दरमियान में जो है ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, कट करना, ये ए बी को कट कर देता है किसी भी पॉइंट पे, बिकॉज एट एनी गिवन टाइम देयर विल बी अ नंबर ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द लैंग्वेज को एक्सिस्टिंग, क्योंकि किसी भी गिवन टाइम पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्ट्स होती हैं, हमारे पास टर्म्स होती हैं कि जिससे लैंग्वेज जो है वो स्टडी कर सकता है किसी भी टाइम लैंग्वेज को, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हिस्टोरिकल चेंजेस देखें, नो, वी कैन टेक लैंग्वेज एट एनी टाइम, ठीक है। अब वो कहता है एक्स इज़ द पॉइंट ऑन ए बी, अब वो ए बी लाइन है उसमें एक्स पॉइंट उसने इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, इधर डिनोट नहीं किया हुआ, रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, बट वो वैसे ही बता रहा है कि एक्स जो है वो एक पॉइंट है ऑन ए बी पे, वेयर द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कैन बी आइसोलेटेड एंड द लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब एट दैट टाइम एज इट एग्जिस्ट। अब वो कहता है कि एक्स जो है ऐसा पॉइंट है ए बी लाइन पे जहाँ हम पर्टिकुलर पॉइंट को ले सकते हैं, कैन बी आइसोलेटेड, उसको हम अलहदा कर सकते हैं और उस पॉइंट पे जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन ये है कि लैंग्वेज कैन एंड शुड बी डिस्क्राइब सिंक्रोनिकली, वो कहते हैं लैंग्वेज को हम कर भी सकते हैं सिंक्रोनिकली स्टडी, और हमें करना भी चाहिए ऑन इट्स ऑन टर्म्स विदाउट रेफरेंस टू व्हाट इट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम और व्हाट इट इज़ लाइकली टू डेवलप इनटू। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट diachronic or the historical study cannot be done to socially though the diachronic perspective is not related to the language system, it does affect the system। अब वो कहते हैं कंक्लूजन में कि हमें सिंक्रोनिकली स्टडी करनी चाहिए, हम कर भी सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए ऑन इट्स ऑन विदाउट रेफरेंस टू व्हाट इट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम, कि हमें ये मैटर नहीं करता, हम ये रेफरेंस नहीं देते कि ये कहाँ से लैंग्वेज इवॉल्व हुई, क्या इसका ओरिजिन है, हम इसको कंसर्न नहीं करते और ना हम ये कंसर्न करते हैं सिंक्रोनिक स्टडी में कि लैंग्वेज कहाँ जाके डेवलप होगी, फ्यूचर में उसका क्या होगा, नो, वी डोंट डिस्कस अबाउट इट, वी जस्ट टेक द लैंग्वेज एंड स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट डायक्रॉनिक स्टडी कैन नॉट बी डन, इसका ये मतलब नहीं है कि डायक्रॉनिक स्टडी हो ही सकती, हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, वी कैन टू सोशली थो द डायक्रॉनिक पर्सपेक्टिव इज़ नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज सिस्टम। ये जो फॉर्डियन सोशी वो कहता है कि जो डायक्रॉनिक स्टडी है वो रिलेट तो नहीं करती लैंग्वेज के सिस्टम के साथ, लेकिन वो लैंग्वेज के सिस्टम पे अफेक्ट करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने आज क्या पढ़ा है, डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक अप्रोचेस इन लिंग्विस्टिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।